जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा मांग रेखा के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पूर्ति रेखा भी क्या होती है। यानी हम लोग मांग रेखा और पूर्ति रेखा दोनों के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इन दोनों रेखाओं द्वारा जो है कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांग रेखा क्या होती है। मांग रेखा से पहले हम लोग ये समझते हैं कि विपरीत संबंध और सीधा संबंध क्या होता है। कोई एक ऐसी रेखा जो है जो दो चरों के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त कर रही है तो वो कैसी रेखा हो सकती है, और कोई ऐसी रेखा जो दो चरों के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करती है तो वो कैसी होती है। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि दो चर मान लेते हैं यक्स और वाई। यदि ये दो चर इस तरह से हैं कि इन दोनों चरों के बीच विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध का मतलब ये हुआ एक चर का मान बढ़ जाए तो दूसरे चर का मान घट जाए, या एक चर का मान घट जाए तो दूसरा का मान क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी दोनों विपरीत दिशा में चले, एक तेजी से जा रहा है तो एक दूसरा स्लो हो गया, एक बढ़ जा रहा है तो दूसरा घट जा रहा है। तो अगर यक्स के मान में परिवर्तन से यक्स के मान को बढ़ाने से वाई का मान घट जाए, या एक्स मान के घटाने से वाई का मान बढ़ जाए, तो इसी को बोलते हैं विपरीत संबंध। बोलते हैं कि एक्स और वाई के बीच क्या है, विपरीत संबंध। और विपरीत संबंध व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है वो हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है। बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती है, वो इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या एक सीधी रेखा भी हो सकती है। ये सारी रेखाएं जो बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती हैं ये हमेशा विपरीत संबंध को व्यक्त करती हैं। यानी एक चर घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं सीधे संबंध की बात कर रहे, जो है डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं, तो सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है एक्स और वाई। अगर एक्स के मान को बढ़ाने से वाई का मान बढ़ जाए, या एक्स के मान को घटाने से वाई का मान घट जाए, यानी एक घट रहा है तो दूसरा भी घट जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जा रहा है, तो ऐसे चरों के बीच जो संबंध होता है उसको बोलते हैं सीधा संबंध, डायरेक्ट रिलेशन उसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो चरों के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती है। वह एक सीधी रेखा के रूप में हो सकती है, या वह कर्व रूप भी ले सकती है, वो इस तरह से भी हो सकती है। लेकिन सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली हमेशा जो रेखाएं होंगी वो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ जाएंगे, और विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होंगी। ऐसा क्यों होता है आगे जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे, साड़ी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्यों जो विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है, और क्यों सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ती है। हम लोग इसे आगे समझेंगे जो है किसी दूसरे वीडियो में। अभी हम लोग एक समझते हैं कि मांग रेखा क्या होती है, पूर्ति रेखा क्या होती है। चलिए, मांग रेखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चर, एक कीमत है और दूसरा चर क्या है, मांग है, डिमांड है। एक प्राइस है, दूसरी डिमांड है। तो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। इसी विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं मांग रेखा। मांग रेखा क्या करती है, कीमत और मांग, प्राइस और डिमांड के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। यानी हम कह सकते हैं कि द लाइन दैट शोज या दैट एक्सप्रेस इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज नोन एज डिमांड लाइन। जो हमारी मांग रेखा होती है वो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा होती है। यहाँ पे आप एक रेखा देख रहे हैं। पहले तो देख लीजिए, एक्स अक्ष पे हमने मांग को लिया है, डिमांड को लिया है, वाई अक्ष पे हमने कीमत को लिया, प्राइस को लिया है। तो कीमत और डिमांड के बीच जो विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा है वो हमारी है डी और डी डैश। यानी यहां से लेके ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं मांग रेखा या डिमांड लाइन, जो क्या करती है, विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। कैसे, देखिएगा यहाँ पे
ये जो रेखा है डी डी डैश जो रेखा है डी डैश जो रेखा है, इस पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉइंट। मान लेते हैं बिंदु ए ले लेते हैं। अब देखते हैं कि बिंदु ए पे किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उसकी मांग कितनी है। ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको कीमत जानना है तो हम ये बिंदु से क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? एक लंब डालेंगे। तो यहाँ से हम इस पर एक लंब डाल दीजिए, हमको एक पॉइंट एक बिंदु यहाँ पे मिल गया। और ये बिंदु पे मात्रा कितनी है ये जानने के लिए हम मांग पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक लंब डाल देंगे। एक बिंदु हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं ये हो गया P1 हो गया। क्या हो गया? P1। तो OP1 यानी यहाँ से लेकर OP1 पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी प्राइस हमारी इतनी है। प्राइस हमारी इतनी है। OP1 कीमत पे डिमांड कितनी हो रही है? हो रही है OX1 हो रही है। क्या हो रही है? OX1। देख रहे हैं कीमत अधिक है तो मांग क्या है? बहुत थोड़ी सी कम है। कीमत अधिक है तो मांग कम है। अब हम कीमत को गिराते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, बी बिंदु ले लेते हैं। देखते हैं कि बी बिंदु पे प्राइस कितनी है और मांग कितनी है। तो यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, यहाँ पे आ गए। मान लेते हैं हो गया कीमत P2 हो गया और इस पर मांग मात्रा कितनी, यहाँ से इस पर एक लंब डाल दीजिए, ये हो गया X2। देख रहे हैं कि बी बिंदु पे हमारी कीमत कितनी है? OP2, यानी हमारी जो है कीमत जब घट गई, पहले थी OP1 थी, अब घट के क्या हो गई? OP2। कीमत घट गई। कीमत घटने से मांग क्या हो गई? मांग बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, यानी OX2 आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कीमत घटी तो मांग क्या हो गई? बढ़ गई। कीमत को फिर घटाइए, सिंपल आइए, देखिए कीमत अब क्या हो गई? P3 हो गई। OP3 कीमत और कम हो गई। जैसे कीमत कम हुई तो हमारी मांग क्या हो गई? और बढ़ गई, यहाँ तक आ गई, X3 तक आ गई, OX3 आ गई। तो देख रहे हैं कीमत घट रही है तो मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। विपरीत संबंध है। तो ये रेखा जो है कहीं ना कहीं क्या कर रही है? कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त कर रही है। तो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? मांग रेखा बोलते हैं। The line that express the inverse relation between price and demand is called demand line। आपको समझ में आया? इसे हम बोलते हैं मांग रेखा बोलते हैं, जो कि विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूर्ति रेखा क्या होती है, सप्लाई लाइन क्या होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी कीमत है, लेकिन जो है मांग की जगह क्या हो गई है? मांग की जगह पूर्ति हो गई है। क्या हो गई है? पूर्ति। एक चीज और, ये जो मांग रेखा होती है, जो मांग मात्रा होती है, इसका संबंध कंज्यूमर से होता है, उपभोक्ता से होता है, क्रेता से होता है। क्रेता उपभोक्ता क्या करते हैं? वस्तु सेवाओं की मांग करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मांग क्या है, तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर कोई क्रेता, कोई उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार होता है। अगर हम बात करें पूर्ति की बात करें, सप्लाई की बात करें, तो पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक विक्रेता किसी निश्चित समय में किसी निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है। विक्रेता बेचने के लिए तैयार होता है और क्रेता खरीदने के लिए तैयार होता है। तो मांग रेखा का संबंध जो है क्रेता से होगा और पूर्ति रेखा का संबंध किससे होगा? विक्रेता से होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कीमत और पूर्ति, यहाँ पे देख रहे हैं कीमत और पूर्ति के बीच एक सीधा संबंध है और सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा हमेशा बाएं से दाएं कहाँ जाती है? ऊपर जाती है, यानी यस डैश। ये है हमारी सप्लाई रेखा। क्या है? सप्लाई रेखा, पूर्ति रेखा। देख रहे हैं कीमत और पूर्ति के बीच क्या है? ये सीधे संबंध को व्यक्त कर रही है। तो कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति रेखा बोलते हैं। द लाइन दैट एक्सप्रेस द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज नोन एज सप्लाई लाइन, पूर्ति रेखा। यानी एक ऐसी रेखा जो कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पूर्ति रेखा बोलते हैं, सप्लाई लाइन बोलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं।
यहाँ पे कोई हम बिंदु ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई बिंदु, देखते हैं कि इस बिंदु पे कीमत कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। मान लेते हैं कीमत कितनी है P1, सप्लाई कितनी हो रही है, मान लेते हैं सप्लाई हो रही है S1 हो रही है, तो OP1 कीमत पे सप्लाई हो रही OS1, ठीक है, सीधा संबंध को समझते हैं। अब क्या करते हैं, कीमत को थोड़ा सा घटाते हैं, कीमत को घटाएंगे तो सप्लाई भी घट जाएगी। मान लो ये बिंदु लेते हैं, कीमत पहले से घट गई, क्या हो गई, P2 हो गई। अब इस बिंदु पे जो ये बिंदु मान लीजिए ये है, ये बिंदु क्या है, बी बिंदु पे देखिए सप्लाई क्या हो गई हमारी, कम हो गई, यानी S2, कीमत घटी तो सप्लाई भी घट गई। यहाँ पर आइए, कीमत और घटाइए P3, कीमत और घट गई, कीमत घट गई, यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, मान लेते हैं S3, अब कीमत इतनी है तो सप्लाई क्या हो गई, S3 हो गई। देख रहे हैं कीमत को घटा रहे हैं तो सप्लाई भी घट रही है, या उल्टा समझिए, OP1 कीमत पे सप्लाई है OS3 है, हमने कीमत बढ़ाया तो सप्लाई हो गई OS2 हो गई, फिर कीमत को बढ़ाया OP1 तो सप्लाई हो गई OS1 हो गई। तो कीमत को बढ़ा रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है, कीमत को घटा रहे हैं तो सप्लाई क्या हो रही है, घट रही है ना। तो देख रहे हैं कि कीमत को बढ़ाने से सप्लाई बढ़ रही है, कीमत घटने से सप्लाई घट रही है, इसी को बोलते हैं सीधा संबंध। और कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं पूर्ति रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ति रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, मांग रेखा देखा और पूर्ति रेखा देख लिया। अब देखते हैं दोनों रेखाओं द्वारा जो है किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फाइनली कीमत के निर्धारण को समझेंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी डिमांड लाइन है और हमारी क्या है, सप्लाई रेखा है, ठीक है। इस पर हम ले लेते हैं प्राइस ले लेते हैं, इस पर हम डिमांड एंड सप्लाई ले लेते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ले लेते हैं। इस पर कीमत है, यहाँ पे हमारी मांग और पूर्ति है। तो कीमत और डिमांड के बीच विपरीत संबंध होता है, विपरीत संबंध को व्यक्त करने वाली रेखा को बोलते हैं मांग रेखा। तो चित्र में जो डी और जो डी डैश है ये जो है विपरीत संबंध को व्यक्त कर रही है। कीमत और सप्लाई के बीच एक सीधा संबंध होता है, तो सीधे संबंध को व्यक्त करने वाली जो रेखा यहाँ पे है यस डैश है, जो क्या कर रही है, कीमत और सप्लाई के बीच सीधे संबंध को व्यक्त कर रही है। तो ये है हमारी मांग रेखा है और ये क्या है, पूर्ति रेखा है। ये हमारी जो है मांग रेखा है, कौन सी रेखा है, मांग रेखा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी पूर्ति रेखा है, पूर्ति रेखा। तो मांग रेखा और पूर्ति रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु पे क्या हो जाता है, कीमत का निर्धारण होता है। वही बिंदु पे जो है जिसको बोलते हैं साम्य बिंदु कर सकते हैं। देख रहे हैं कि मांग रेखा और पूर्ति रेखा इस बिंदु पे काट रही है, मान लीजिए ये बिंदु क्या है, ई है, तो यही हमारा क्या होगा, साम्य बिंदु होगा, ठीक है। इस बिंदु से जब हम यहाँ पे सीधा लंब डालेंगे, वाई एक्स पे जब हम सीधा यहाँ पे लंब डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कीमत का निर्धारण हो जाता है, पता चल जाता है कि कीमत कितनी है। मान लेते हैं यहाँ पे कीमत कितनी है, P1 है। और इसी बिंदु से जब हम नीचे जो लंब डालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी है, और यानी इस बिंदु पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे OP1 कीमत पे डिमांड कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते डिमांड, मान लेते X1, तो X1 क्या हो रही है, डिमांड हो रहा है, और OP1 कीमत पे इतना ही क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे X1 बिंदु पे, ठीक है। यानी जितनी डिमांड हो रही है उतनी सप्लाई हो रही है। यानी ये बिंदु एक ऐसा है जहां पे डिमांड और सप्लाई क्या हो रही है, दोनों बराबर हो जा रही है। ये बिंदु पे कीमत OP1 यानी OP1 कीमत पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है, यानी OX1 हमारा क्या है, डिमांड भी है और सप्लाई भी है। तो मांग और पूर्ति की अदृश्य शक्तियां जो है ही कीमत का निर्धारण करती हैं। मांग रेखा और पूर्ति रेखा जब दोनों एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पे काटती हैं उसी बिंदु पे जो है कीमत का भी निर्धारण हो जाता है, और उसी बिंदु पे ये भी पता चल जाता है कि मांग और सप्लाई कितनी है। तो उस बिंदु पे मांग और सप्लाई
यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है, मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा मांग रेखा जो कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को व्यक्त करती है। पूर्ति रेखा जो कीमत और पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करती है। और कीमत का निर्धारण जहाँ पे मांग रेखा और पूर्ति रेखा जिस बिंदु पर काटते हैं वो उसी बिंदु पे जो है कीमत का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो आज का आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।